कुमार गौरव, इस रणनीति के पीछे तो पूरा जो खेला है वो संसद में अपने गणित को बढ़ाने का है और हम देख रहे हैं यहां पर 2/3 बहुमत के करीब करीब पहुंचती जा रही है बीजेपी। देखिए, बिल्कुल तमाम राज्यों में, पश्चिम बंगाल समेत तमाम राज्यों में जो हो रहा है उससे ये लग रहा है कि बीजेपी 2/3 बहुमत के करीब पहुंच रही है। लेकिन खासकर पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल का राजनीतिक चरित्र है विनर टेक्स ऑल, यानी जो जीती हुई पार्टी होती है वो सब कुछ अपने साथ लेकर जाती है। और उसी का नतीजा है कि आपने देखा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी 2/3 से ज़्यादा विधायक टूटे और यहाँ केंद्र के स्तर पर, संसद के स्तर पर भी आपने देखा कि 20 सांसद टूट गए हैं। और मैं आपको बताऊं 2 से 3 सांसद और हैं जो कि ये जो बागी गुट है उसके टच में है। हो सकता है आने वाले समय में जब तक एनसीपीआई जिस दल के साथ मर्ज किया है टीएमसी के बागी गुट ने उसको मान्यता मिले, तब तक 2-3 सांसदों की संख्या और बढ़ सकती है, ऐसी चर्चा चल रही है। और ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2-3 सांसद और टच में है। सब कुछ अगर अच्छे तरीके से चला तो वो सभी भी साथ आ जाएंगे। तो संविधान की 10वीं अनुसूची की अगर बात करें और 2/3 बहुमत अगर आपके पास है, एंटी डिफेक्शन लॉ ये अलाउ करता है कि 19 के आसपास 28-29 सांसदों में से अगर 19 सांसद जा रहे हैं, एक सुदीप बंदोपाध्याय भी है, 2-3 और आने वाले भी हैं, तो 2/3 बहुमत अगर होता है तो वो स्वतंत्र हैं, उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो सदस्यता के लिहाज से जो सांसद बागी हुए हैं वो सेफ हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकर को पत्र दिया गया है, 17 सांसद वहां मौजूद थे। 2 सांसदों ने ऐसा बताया गया कि उनकी फ्लाइट लेट हो गई थी, वो बाद में जाकर स्पीकर से मिले और अपनी बात कहे कि हाँ हम साथ हैं। सुदीप बंदोपाध्याय का आपको पता है कि वो भी साथ गए थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि साइन मैं करूंगा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सामने। तो कुल मिलाकर 18.66 का आंकड़ा होता है 2/3। 19 पहले से ही है, एक और जोड़ ले 20 बंदोपाध्याय, सुदीप बंदोपाध्याय को, उसके बाद 2-3 और। तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है जैसा कि आपने कहा कि संसद में 2/3 बहुमत जुटाने का प्रयास बीजेपी और एनडीए कर रही है। देखिए, जरूर 2024 में जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को 2019 के मुकाबले एनडीए को काफी नुकसान हुआ था। 63 सीटों के आसपास का बीजेपी को ही नुकसान हो गया था। तो अब उसकी भरपाई धीरे धीरे हो रही है। राजनीतिक चरित्र बदल रहा है संसद का भी, और तमाम विपक्षी पार्टियों का अगर देखें तो उसमें भी आपको जाना होगा। आप तमिलनाडु की राजनीति में देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी वहां टीवीके के साथ है, डीएमके अलग है। और मैं बताऊं, डीएमके के लोगों की एनडीए के नेताओं से बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि उनके बैठने की व्यवस्था अलग की जाए। स्पीकर से भी आग्रह किया है कि वह विपक्ष के साथ नहीं बैठना चाहते, उनके बैठने की व्यवस्था अलग की जाए। तो और इसके अलावा एक खास बात और है कि इशू बेस्ड समर्थन डीएमके एनडीए को देने को तैयार हो गया है। कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिसमें एनडीए के पास संख्या बल की कमी होगी तो डीएमके उसके लिए भी तैयार है। इसके अलावा 20 सांसद आप टीएमसी के इधर देख लीजिए। राजनीतिक दलों में चुनाव के बाद अमूमन इस तरह की जो पार्टियां होती है, खासकर रीजनल पार्टियां या परिवार से जुड़ी हुई पार्टियां, चुनाव के बाद उसमें टूट होता है। इसमें ये कोई नई बात नहीं है। आप वाईएसआर पार्टी को देख लीजिए, इससे पहले डीएमके में भी टूट फूट हुई, एआईएडीएमके में भी टूट फूट हुई। इसके अलावा आप चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को देखिए, उसके तो कई सारे सांसद टूटकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। समाजवादी पार्टी में भी टूट फूट हुई। नवीन पटनायक की पार्टी उड़ीसा में जो है उनका भी चुनाव हारने के बाद उनकी भी पार्टी टूटी। तो ये होता रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक अलग समस्या है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने चुनौती ये है कि तृणमूल ब्रांड जो है वो काफी बदनाम हो चुका है। बदनाम कट मनी की वजह से हुआ है। और आज की स्थिति जो आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की सड़कों पे, जहां भी टीएमसी से, ममता से जुड़े हुए लोग बाहर निकल रहे हैं, उन पे चोर चोर के नारे लगाकर उनको अपमानित किया जा रहा है, अंडे फेंके जा रहे हैं। कुछ हद तक हो सकता है कि बीजेपी जो सत्ता में आई है वो ये सब वहां करवा रही है, लेकिन ऐसे भी चीजें मिली है कि जो पार्षद है, लोकल स्तर के लोग हैं टीएमसी के, वो अब घर घर जाकर पैसे लौटा रहे हैं जो कट मनी उन्होंने आम जनता से लिया था। तो ये जो आरोप था वो प्रूफ भी होता है। तो एक जो ब्रांड, तृणमूल ब्रांड जो खराब हुआ है उसको लेकर अब ममता बनर्जी सक्रिय हुई है और वो केंद्र के नेतृत्व से राहुल गांधी से अभिषेक बनर्जी को मिलवाने का जो प्रयास है, उस ब्रांड को थोड़ा सुधारने का है कि पूरे विपक्ष के ब्रांड के साथ आप मिल जाओ तो हो सकता है आपका ब्रांड थोड़ा सा जो काला हुआ है वो ठीक हो जाए। क्योंकि जो पूरा का पूरा टीएमसी में विरोध है वो सभी जो नेता छोड़ रहे हैं वो आरोप अभिषेक बनर्जी पे ही लगा रहे हैं। ममता से किसी को दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन ममता बनर्जी को अपने भतीजे अभिषेक को आगे बढ़ाना
बहाना है। और इसलिए जब पार्टी में इतनी बड़ी टूट होने के बाद भी जो नई टीम बनी उसमें अभिषेक को महासचिव बनाया गया, और जाहिर सी बात है इस वजह से टीएमसी के लोग और ज्यादा टूटे हैं। अगर ममता कमान में होती तो हो सकता है टूट फूट कम होती, लेकिन चुनाव हारने के बाद ये पश्चिम बंगाल का राजनीतिक चरित्र है। जैसा कि मैंने कहा, विनर टेक्स ऑल। 1977 में जब कांग्रेस हारी थी वाम पार्टी के हाथों, वाम मोर्चा के हाथ से, तो कांग्रेस वहां खत्म हो गई। 2011 में जब वाम मोर्चा हारी टीएमसी के हाथ से, तो वहां वाम मोर्चा एक तरह से खत्म हो गई। अब इस बार बीजेपी के हाथों टीएमसी हारी है, तो वो लगभग खत्म होते हुए दिख रही है। तो उसी को बचाने की कवायद में ममता बनर्जी लगी है। अब विपक्षी अलायंस के साथ वो ज्यादा सक्रिय दिखती है। पहले वो उनके थोड़ा पास सा जो अपना ऑप्शंस हैं और एक्सटेंड ज्यादा वो यहाँ पर लिमिट होते दिख रहे हैं। ठीक है, आप बने रहेगा कुमार गौरव।